ओके। सो ये सब चीज़ें हमने देखी। क्या क्या देखा हमने? नैटेलिटी, व्हाट इज़ द बर्थ रेट, मतलब पर 1000 कितने लोगों का जन्म हुआ। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नैटेलिटी, NATALITY, नैटेलिटी मीन्स नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल, हर एक 1000 में कितने नए लोगों का जन्म हुआ, दैट इज़ नैटेलिटी। देन कम्स मोर्टैलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, मतलब हर एक 1000 में कितने लोग मर गए, मोर्टैलिटी। देन वी स्टडी अबाउट माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, एक एरिया को कितने लोग छोड़ के चले गए और कितने लोग आए, परमानेंटली की बात कर रहे हैं। कोई आज घूमने के लिए गोरखपुर आया वो नहीं। सपोज़ करो आज पॉपुलेशन है गोरखपुर का 3 लाख, कल जाके 10,000 लोग आए यहाँ पर रहने के लिए हमेशा के लिए, तो दैट इज़ इमिग्रेशन, IMMIGRATION, इमिग्रेशन, नए इतने लोग आए रहने के लिए, ठीक है। और उसी दिन 5,000 लोग दूसरे छोड़ के भी चले गए, दैट इज़ कॉल्ड इमाइग्रेशन, EMIGRATION। तो नेट गेन कितना हुआ? 10,000 आए, 5,000 चले गए, मतलब अभी भी 5,000 एक्स्ट्रा आए ही। तो कल जाके पॉपुलेशन कितना हो जाएगा गोरखपुर का? 3,05,000। आज 3 लाख था, कल 10,000 आए, 5,000 छोड़ के चले गए, नेट गेन इज़ 5,000। सो टुमारो द पॉपुलेशन ऑफ गोरखपुर बिकम्स 3,05,000। सो दैट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, लोगों के मूवमेंट के कारण, ठीक है। सो दीज आर टाइप ऑफ terms which are used to study about population. A study of population is called demography. And what is population? Population is total number of individuals of a species in an area. Then is another term, population density. What is population density? पर यूनिट एरिया कितने रहते हैं, जैसे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे गोरखपुर का मान लो 3 लाख, जैसे मैंने बताया, इज़ द टोटल पॉपुलेशन। और सपोज़ करो गोरखपुर का टोटल एरिया 50 स्क्वायर किलोमीटर है, कितना? 50, ठीक है, 50 स्क्वायर किलोमीटर है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग एवरेज रहते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। 3 लाख डिवाइडेड बाई 50 लगभग कितना हो जाएगा? 6,000, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 6,000 लोग रहते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा इन द नोटबुक, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट रिमेंबर आई हैव टू एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से होता है। व्हाट इज़ सेंसस? सेंसस होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना इज इन इंग्लिश इज कॉल्ड सेंसस। लास्ट जनगणना कब हुआ था इंडिया में? 2011 में। हर एक 10 साल पे कंडक्ट किया जाता है। 2021 मतलब इसी साल होना है, बट सी वो हो पाता है या नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। ओके, तो दिस आर द थिंग्स अबाउट पॉपुलेशन। और एक होता है माल्थस थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी आपको पढ़ना है, माल्थस थ्योरी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का। ये मैं बताऊंगा उसी ग्रोथ वाला जब मैं आपको नोटबुक में समझाऊंगा तब। ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार, व्हाट इज़ माल्थस थ्योरी ऑफ ह्यूमन। माल्थस कहते हैं कि ह्यूमन का जो पॉपुलेशन होता है दैट ग्रोथ जियोमेट्रिकली नॉट एरिथमेटिकली। एरिथमेटिकली मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो माल्थस कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ ऐसे नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जियोमेट्रिकली 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ये दैट इज़ कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप पढ़ते होंगे मैथ्स में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो दैट इज़ व्हाट, सो दैट इज़ माल्थस थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। मैं बताऊंगा उसे एक बार वहाँ पे भी, ठीक है। फिर हम लोग एक चीज़ की और बात कर रहे थे, व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम बात कर रहे थे कि जन्म देने के टाइम पे बहुत सारे लेडीज़ का डेथ हो जाता है, एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे जिनका जन्म होता है उनका भी डेथ हो जाता है। तो 2 टर्म होते हैं, MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, एक होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ठीक है, IFR। मैटरनल मोर्टैलिटी रेट का मतलब होता है MMR का। सपोज़ करो 1000 लेडीज़ प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में पर 1000 कितने लेडीज़ का
डेथ हो गया, जैसे सपोज करो 1000 लेडी प्रेग्नेंट है, उसमें 3 लेडी का डेथ हो गया, तो व्हाट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? दैट वुड बी 3 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब हर एक 1000 में 3 लेडी का डेथ हो गया। ओके, देन इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब सपोज करो 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उस 1000 बच्चों में फिर से मान लो 5 बच्चों का डेथ हो गया, तो दैट वुड बी कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 5 डिवाइडेड बाई 1000, हर एक 1000 में 5 बच्चों का डेथ हो गया, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट पॉपुलेशन, जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, एंड वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीधा असर पॉपुलेशन ग्रोथ पे पड़ता है। अब हमें देखना है कि इंडिया में बहुत तरीके से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए टू कंट्रोल द बर्थ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, इस वर्ड को आप याद रखिए, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऑल द मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, ठीक है, ऑल द मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड चेंजिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्थ कंट्रोल के लिए जिम्मेदारी सिर्फ फीमेल्स की है, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही एक तरीका बना दिया गया है कि जैसे प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो फीमेल यूज टू ईट ऑल दोज टैबलेट्स एंड ऑल, ठीक है, जैसे पहले आता था मालाडी, सहेली, IPL, बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो वो तो खा सकते हैं, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं, बट एनीवेज दैट इज़ मेडिसिन, लॉन्ग टर्म यूज़ इज़ नॉट गुड, वो कभी भी अच्छा नहीं करेगा। तो दूसरे मेथड्स भी आए बर्थ कंट्रोल के लिए, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं? दे आर द मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो, क्योंकि अगर सपोज़ करो कोई बंदा है, फैमिली है, इफ़ दे कैन अफोर्ड ओनली 2 चिल्ड्रन एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 5 चिल्ड्रन, तो कैसे ग्रो होगा? पॉपुलेशन तो आपने बढ़ा दिया, बट यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, you are not able to take care, you are not able to educate them, you are not able to take care of their daily needs, सब में प्रॉब्लम है आपको, देन वो ऐसे इस तरीके से बच्चे पैदा क्यों ही करना है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होता है 2-3 चीज़ों पे फोकस करता है। पहला, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ना हो ओवम की तरफ। दूसरा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना, मतलब फीमेल के केस में ओवम का रिलीज़ को ये प्रिवेंट करना, ओवम ना रिलीज़ होगा ना प्रेगनेंसी होगी। और तीसरा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना, मतलब सपोज करो स्पर्म एंड ओवम मीट किए एंड दे फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन उससे जो जाइगोट बना, जो यूटेरस में अटैच होता है, उस प्रोसेस को मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो वहाँ भी एक मेथड लगाया जाता है टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो कहीं पे भी ये तरीके लगाए जा सकते हैं टू कंट्रोल बर्थ। पहला, टू प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन रोको, या स्पर्म का फॉर्मेशन तो आप नहीं रोक सकते किसी भी तरीके से, बट यू कैन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म और मीटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम। यू कैन प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओवम भी बनेगा, ओवम के फॉर्मेशन को भी आप नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, ओवम के रिलीज़ को, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवरी से रिलीज़ होता है ओवम, उसको आप रोक सकते हो, क्योंकि सब कुछ हार्मोन से कंट्रोल होता है। और तीसरा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट मेथड, ये सब बहुत सारे तरीके हैं टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब टू कंट्रोल द बर्थ, एंड ऑल दीज मेथड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। लेकिन अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई यूज़ करे तो उसकी कुछ फीचर्स भी होना चाहिए। सबसे पहला क्या, वो अवेलेबल होना चाहिए इजीली, ठीक है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आप इसको पढ़ोगे इसमें आपको आएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो बर्थ कंट्रोल को हेल्प करे, उससे
आदमी की सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी का सेक्स के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स ओनली फंक्शन इज़ टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बर्थ कंट्रोल करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे टेम्परेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, और टेम्परेरी मेथड में भी हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल मेथड में आता है सबसे पहला पीरियोडिक एब्सेंस और रिदम मेथड, ठीक है। पीरियोडिक एब्सेंस ये बोलता है, नाम ही है पीरियोडिक एब्सेंस, मतलब कि सपोज़ करो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल का, हमने पढ़ा था 28 डेज़ का। ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है, आपको याद होगा, ल्यूटियल फेज 14th डे पे। तो एक तरीका है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 10 टू डे 18, मतलब 3-4 दिन 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक किसी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, मीन्स टू अवॉइड इंटरकोर्स और कॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। So that is called periodic absence, means to avoid sex during day 10 to day 18 of menstrual cycle, because on the day 14 ovulation happens generally 14 to 15th day में ओवम का रिलीज़ होता है, तो उस टाइम पे अगर स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 3-4 दिन पहले, मतलब डे 10 से लेके 3-4 दिन बाद तक डे 18 तक सेक्स को अवॉइड किया जाए। तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंस। ये अभी हम पढ़ें नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में ही दूसरा मेथड होता है क्वाइटस इंटरप्टस। आप देख सकते हो यहाँ पे है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, देखा हमने, मतलब पीरियोडिक एब्सेंस भी बोलते हैं उसे। एब्सटिनेंस का मतलब होता है अवॉइड। विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्टस, विथड्रॉवल मेथड इसका मतलब होता है, सपोज करो पीपल आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड द मोमेंट मेल इज़ गोइंग टू रिलीज स्पर्म, उसी समय जस्ट टू लीव हिज पेनिस आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, दैट इज़ द विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना, ठीक है। सो इफ़ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड exactly at the time of ejaculation means release of sperm, at the same time male withdraws its penis outside the female body, so that is coitus interruptus or withdrawal method। और तीसरा होता है lactational amenorrhea। amenorrhea का मतलब क्या होता है, menstrual cycle। amenorrhea means no menstrual cycle। कब, लैक्टेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कोई लेडी है, जस्ट उसने चाइल्ड को बर्थ दिया, तो चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है, लैक्टेशन होता है, मतलब ये जो फीमेल होती है शी कैन फीड हर चाइल्ड, ठीक है। उनके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है एंड द चाइल्ड फीड्स ऑन दैट। आपने सुना भी होगा कि शुरू के 6 महीने तक बच्चे को मदर का मिल्क देना चाहिए। तो शुरू के 6 महीने तक क्या होता है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो वो 6 महीना जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, जब तक मदर मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो उस समय ओवम का भी रिलीज़ नहीं होगा, और ओवम का रिलीज़ नहीं होगा दैट मीन्स उस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करेंगे भी लोग तो भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। मतलब जब लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन का जब टाइम होता है फीमेल का, जब चाइल्ड बर्थ के बाद, ये जनरली 6 महीना तक ईजिली कोई फीमेल मिल्क प्रोड्यूस कर लेती है, तो उस समय तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर विल बी नो रिलीज ऑफ ओवम एंड देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। तो ये नेचुरल मेथड है। पीरियोडिक एब्सेंस मतलब कि डे 10 से डे 14 ऑफ पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्स को अवॉइड करना। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस मतलब विड्रॉल मेथड, मतलब कि सेक्स के टाइम पे व्हेन देयर इज इजैक्यूलेशन रिलीज ऑफ स्पर्म, उस समय मेल विड्रॉज इटसेल्फ, मेल अपने आप को हटा देता है। एंड द थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। देन इज बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, बैरियर लगाना, रास्ता रोकना, ठीक है। तो बैरियर मेथड इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इसमें सबसे पहला यूज़ होता है क्या, कॉन्डोम्स। तो कॉन्डोम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल।
दिस इज़ जनरली रबर और लैटेक्स, ठीक है, रबर या लैटेक्स के, दीज आर द कवरिंग विच सूट्स ईदर मेल और फीमेल, दैट इज़ अगर मेल के केस में है तो दैट इज़ वोर ओवर पीनस, एंड इफ़ इट इज़ फॉर फीमेल so that covers cervix or vagina during the sexual activity, that is intercourse. तो they are rubber materials, उसको लगाया जाता है एंड तो उससे क्या होता है, whenever the sperm is released वो फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज नहीं होता है, that is trapped inside that rubber, ठीक है, उसके अंदर ही रह जाता है. And female condoms have a special name that is called फेमिनडोम्स. क्या कहते हैं उसे? फेमिनडोम्स, फेमिडोम्स, FEMIDOMS. फीमेल कॉन्डोम्स आर कॉल्ड फेमिडोम्स, ठीक है. और कॉन्डोम्स का यूज़ इज़ नॉट जस्ट टू कंट्रोल बर्थ, दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है. कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है, जो सेक्स के थ्रू फैलता है, तो चूँकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा मेल एंड फीमेल बॉडी का, यू आर कवरिंग द पीनस और द सर्विक्स और द वजाइना विथ कॉन्डोम, तो जो भी ये स्पर्म है या सीमेन है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फीमेल बॉडी के, तो उस समय क्या होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड भी है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, बीमारी भी नहीं ट्रांसफ़र होगी, ठीक है. तो दैट इज़ बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में हमने देखा पहला यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, दूसरा इज़ डायफ्राम्स और सर्वाइकल मेथड, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट से नाम ही है सर्वाइकल कैप, मतलब जो फीमेल का जो सर्विक्स होता है उसको इंटरकोर्स के टाइम पे डायफ्राम इज़ लाइक अगेन कवरिंग होता है, तो दैट इज़ यूज्ड इनसाइड द वजाइना टू कवर सर्विक्स, ठीक है. तो फिर से सर्विक्स को कवर कर देता है, जिसके कारण अब क्या हो जाएगा, अगर इंटरकोर्स हो भी रहा है तो स्पर्म ब्लॉक हो जाएगा, दैट कैन नॉट एंटर यूटेरस, ठीक है. तो इससे क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये सब चीज़ें यूज की जाती हैं. फिर ये हमने देखा क्या, बैरियर मेथड. पहला देखा नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड. तीसरा होता है केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड में यूज किया जाता है जनरली स्पर्मिसाइड्स. स्पर्मिसाइड्स का मतलब क्या, सम केमिकल विच कैन किल द स्पर्म्स, ठीक है. बहुत सारे टैबलेट्स, क्रीम, जेलीज, पेस्ट ये सब आते हैं जो सेक्स के थोड़ी देर पहले, दैट फीमेल हैज़ टू यूज़ दैट, फीमेल हैज़ टू इंसर्ट सम टैबलेट्स, क्रीम्स और जेलीज इनटू द वजाइना बिफोर द इंटरकोर्स. तो उससे क्या होता है, जब स्पर्म रिलीज़ होता है फीमेल बॉडी में, तो जैसे ही स्पर्म उन केमिकल्स के कांटेक्ट में आता है, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है. तो दैट इज़ द केमिकल मेथड. 2-3 मैं नाम आपको बताता हूँ. वन इज़ स्पॉन्ज नाम का एक टैबलेट होता है, ठीक है, दैट इज़ एन स्पर्मिसाइड. दूसरा होता है डेल्फिन इज़ अ टाइप ऑफ क्रीम जो कि अप्लाई किया जाता है, ठीक है. ये मेल भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकता है. इट्स ऑलवेज बेटर कि फीमेल बॉडी में अप्लाई किया जाता है ताकि स्पर्म का रिलीज़ भी हो तो डिस्ट्रॉय हो जाए वो, ठीक है. तो स्पॉन्ज एंड डेल्फिन आर 2 केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर केमिकल कंट्रोल ऑफ बर्थ, ठीक है. देन कम्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. नाम ही है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. इंट्रा मतलब इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटरस डिवाइसेस. ऐसे डिवाइसेस जो यूटरस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, यूटरस के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है. आपने सुना होगा कॉपर टी वगैरह का नाम, कॉपर 7 भी होता है, कुछ लूप्स होते हैं, नाम ही है कॉपर टी. ये टी शेप्ड का होता है, ठीक है, टी शेप्ड का, कैपिटल लेटर जो होता है टी, उस तरीके का वो डिज़ाइन होता है और उसको लगाया जाता है कहाँ पर, एट द एंट्री ऑफ यूटेरस, ठीक है, ताकि स्पर्म की एंट्री को रोका जा सके. होता क्या है, ये जो डिवाइस होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, ये कॉपर के बने, ये धीरे धीरे कॉपर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है. और कॉपर जो होता है एक टाइप का स्पर्मिसाइड होता है. कॉपर के प्रेजेंस में ये स्पर्म्स जो होते हैं ज़िंदा नहीं रह सकता. जैसे केमिकल मेथड था ना, उसी तरीके से ये चीज़ होता है. तो यहाँ पे कोई केमिकल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ना करके कॉपर इंट्रोड्यूस करता है. कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये सब में कॉपर ही होता है, ठीक है.
और जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के लिक्विड के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे रिएक्ट करके कॉपर रिलीज़ होता रहता है, और यही कॉपर जो होता है स्पर्म की एक्टिविटी को, उसकी मोटिलिटी को, फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। और कुछ IUDs मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे भी होते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट क्या होता है? दैट इज़ अपोजिट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। प्रोजेस्टासर्ट जो होता है इट इज़ एन एंटीलॉग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन के उल्टा काम करता है। तो फीमेल बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी तो इम्प्लांटेशन वगैरह ना हो पाए। ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हम लगाया करते हैं टू कंट्रोल द बर्थ, मतलब पॉपुलेशन। कौन कौन से? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब कॉपर रिलीज़ करते हैं। देन 2-3 एग्जांपल मैंने बताया, जैसे LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट, ये सब होते हैं हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे मैंने बताया मालाडी लोग खाते थे, सहेली आता है, आईपिल आता है, तो ये टैबलेट्स होते हैं। लोग ओरल पिल्स मतलब मेडिसिन, टैबलेट, ओरल मतलब मुंह के थ्रू खाने वाला, तो ये टैबलेट्स होते हैं, ये खाया जाता है। ठीक है। ये 21 डेज़ के लिए खाया जाता है। ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट 5 डेज़ होते हैं उसी समय इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। और लगातार 21 डेज़ तक खाया जाता है। फिर 7 डेज़ का गैप दिया है। तो 28 डेज़ का साइकिल हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 21 डेज़ खाते हैं, लास्ट के 7 डेज़ का गैप देते हैं, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब दूसरा स्टार्ट होता है डे 1, तो डे 1 से फिर 21 डेज़ तक खाया जाता है। अब ये जो ओरल पिल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? हार्मोन्स वगैरह होता है। ठीक है। जो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर, हमने पढ़ा था ना मेथड कैसे कैसे करते, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ओव्यूलेशन, और तीसरा इम्प्लांटेशन। तो ओरल पिल्स जो होते हैं दे आर मेथड्स टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये ओवम के रिलीज़ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा एक और काम करते हैं ये, अगर ओवम रिलीज़ भी हुआ है तो उसका जो रास्ता है ट्रेवल करने का, फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पे उसके मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो। तो ये सब तरीके हैं। फिर वो जो यूट्रस होता है उसका जो एंडोमेट्रियम होता है उसको अनसूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए भी, ताकि इम्प्लांट ना हो पाए जाइगोट। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ओरल पिल्स। ये सबसे ज़्यादा मेथड है जो यूज किया जाता है बाई फीमेल्स मेडिसिन खा के, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज किया जा सकता है। तो इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इट प्रिवेंट्स द मोटिलिटी ऑफ ओवम इन फेलोपियन ट्यूब, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन। ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया सहेली किसने डिस्कवर किया था? लखनऊ में जो इंडिया का ड्रग रिसर्च सेंटर है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। ठीक है। तो सहेली जो होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है सेंट क्रोमैटिन या सेंट क्रोमैन, क्या बोलते हैं, सेंट क्रोमैन। ठीक है। ये खाया जाता है, उसके अंदर ये चीज़ होती है, और ये CDRI में डिस्कवर किया गया था, CDRI ने डेवलप किया था इसे। दूसरा होता है माला D, माला N। ठीक है। ये सब भी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये सब कहलाते हैं कंबाइंड पिल्स, मतलब इसमें एक से ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। जो सहेली था उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है, सेंट क्रोमैन, दैट इज़ कॉल्ड मिनी पिल, एक ही चीज़ है उसमें। दूसरा होता है कंबाइंड पिल्स, हम ओरल पिल्स की बात कर रहे हैं, जैसे माला D, माला N। इसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब का इनहिबिशन करने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो ये कंबाइंड है, तो 2 हार्मोन्स। तो इसमें क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं कंबाइंड पिल्स। ठीक है। फिर इसमें सर्जिकल मेथड डायरेक्टली दिया गया है, मैं कुछ और मेथड बता रहा हूँ आपको। एक होता है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन। सब मतलब नीचे। कुछ ऐसे इम्प्लांट्स आते हैं हार्मोन कंट्रोल करने वाले, जैसे एक एग्जांपल होता है नॉर प्लांट जो होता है, ठीक है, एक टाइप का
सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, इम्प्लांट मीन्स समथिंग विच कैन बी पुट एट सम प्लेस, जिसको हम एक जगह पे कहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉरप्लांट होता है, मैच स्टिक, मैच स्टिक मतलब जो माचिस होता है उसके साइज का होता है, ठीक है, माचिस जैसा, उसको स्किन के अंदर सर्जरी करके स्किन के अंदर लगाया जाता है। जैसे सपोज करो, जैसे आर्म है, हाथ है, हाथ क्या है, मोटा होता है, उस पर फैट का लेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सर्जरी भी करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो करके वहाँ पे उसको इम्प्लांट कर दी, इसी कारण इसको सबक्यूटेनियस इम्प्लांट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरप्लांट जो मैं बता रहा हूँ, ये 5-6 साल तक काम करता है, इसको लगाया जाता है और ये धीरे धीरे कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, और वो केमिकल जो होते हैं ओव्यूलेशन वगैरह को इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं। एंड द सबक्यूटेनियस मेथड अभी जो भी बने हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए ही बने हैं, फीमेल में ही यूज़ किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स मेल के लिए भी डेवलप किया गया है, लेकिन अभी वो कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। तो उससे क्या होगा, स्पर्म में सॉरी ये फीमेल मेल के केस में उसे लगाएंगे तो वो स्पर्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। दूसरा मेथड एक होता है हार्मोनल इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डेपो-प्रोवेरा, डेपो-प्रोवेरा इज़ वन हार्मोन इंजेक्शन, ठीक है। इसका इंजेक्शन दिया जाता है, वही काम करता है, ये भी ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जाता है, और एक इंजेक्शन जो होता है लगभग 3 महीने तक प्रेगनेंसी को नहीं होने देता है। डेपो-प्रोवेरा, ठीक है, दैट इज़ हार्मोनल कंट्रोल मेथड, इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन का। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन सब का एनालॉग होता है वो, उसके जैसा ही काम करता है, लेकिन ओव्यूलेशन वगैरह को इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और एक इंजेक्शन लगभग 3 महीने तक अच्छे से काम करता है, ठीक है। देन सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या? स्टेरिलाइजेशन मेथड, सर्जिकल मेथड्स को। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी का मतलब होता है इन केस ऑफ मेल्स, टेस्टिस है, टेस्टिस से एपिडिडिमस, एपिडिडिमस से फिर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वास डिफरेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वास डिफरेंस ही टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करता है ऊपर की तरफ, यूरेथ्रा की तरफ, देन टू पीनस फॉर द डिस्चार्ज। तो वास डिफरेंस को बीच में कट कर दिया जाता है सर्जरी से और बांध दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया सर्जरी करके, तो इससे स्पर्म तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड वैसेक्टॉमी, मीन्स सर्जिकली प्रिवेंटिंग व्हाट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म बाय कटिंग वास डिफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड वैसेक्टॉमी। वास डिफरेंस को काटते हैं तभी वैसेक्टॉमी नाम हो गया, वासा से ही वैसेक्टॉमी। अब वही काम फीमेल के केस में कौन रास्ता देता है उनको, फैलोपियन ट्यूब। तो जब फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है ताकि ओवम का एंट्री ना हो सके यूटेरस में, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी इज़ डन इन केस ऑफ मेल, इट इज़ सर्जिकली कटिंग क्या, वास डिफरेंस एंड टाइंग इट, मतलब बांध दिया जाता है, एंड ट्यूबेक्टॉमी सर्जिकली कटिंग फैलोपियन ट्यूब एंड टाइंग इट, तो उससे ओवम का मूवमेंट रुक जाता है, आप फिगर में देख सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। हमने पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होती भी है जो फीमेल बर्दाश्त नहीं कर सकती है मेल, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नौसिया, नौसिया मीन्स वोमिटिंग वगैरह होता है, चक्कर आता है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ऑल दिस मेडिसिन कैन कॉज कैंसर, फिर उससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इरेगुलर हो जाता है, बहुत लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, टाइमली नहीं हो पाता है, दैट इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कभी कभी बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हुए भी ब्लीडिंग हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल, तो ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। तो कम्प्लीटली सेफ़ तो नहीं है, बट दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो उसे यूज़ कर रहा है। एक टर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था एक मेथड के बारे में, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वो मेथड क्या था, यूज़ ऑफ एमनियोन टू फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम अ चाइल्ड हैज़, ग्रोइंग चाइल्ड हैज़, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वो किया जाता है, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, उसका मिसयूज़ कर रहे थे, क्योंकि उससे
चाइल्ड का सेक्स भी पता लगाया जा सकता है, मतलब कि वो मेल है या फीमेल, वो भी पता लगाया जा सकता है। तो लोग क्या करते थे, अगर फीमेल है तो दे यूज टू किल द बेबी, दैट वाज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। और इसी तरीके को जानबूझ के किसी ग्रोइंग चाइल्ड को मारना, मतलब प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर देना, इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये लीगल भी है, इलीगल भी है। जब आप जानबूझ के करते हो, एज इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड, वो आपको अलाउड नहीं है, उसके बहुत गंदे रूल्स हैं गवर्नमेंट के, यू कैन नॉट किल अ ग्रोइंग चाइल्ड, तो वो गलत है। तो उस टाइम पे जो MTP आप कर रहे हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन करवा देते हैं, दैट इज़ गलत, रॉन्ग है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप सुनते होगे न्यूज़ वगैरह में भी आता है, या आपने कभी रियल लाइफ में भी किसी का ऐसा सिचुएशन आया हो कि ऐसा सिचुएशन आता है कि चाइल्ड तो ग्रो कर रहा है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो वो मदर की लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय एक चॉइस देना पड़ता है कि आप बच्चे को रखना चाहते हैं या मदर को रखना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि मदर को मार दें, ठीक है, क्योंकि मदर सही रहेगी तो यू कैन रिप्रोड्यूस अनदर टाइम, ठीक है। तो उस समय MTP क्या है, वो गलत नहीं है, ठीक है, वो जानबूझ के किया जा रहा है, बट दैट इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ मदर। एबॉर्शन करवाना हमारे देश में पहले लीगल नहीं था, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, खास करके क्रिश्चियन कंट्रीज जैसे आयरलैंड वगैरह ये सब थी, अमेरिका वगैरह, इन सब में पहले एबॉर्शन करवाना, उनका जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, दैट सेज कि यू कैन नॉट गो फॉर एबॉर्शन बिकॉज दैट इज़ द विल ऑफ गॉड, वो भगवान की मर्जी है, टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो उनके कंट्रीज़ में क्या होता था, अगर मदर की लाइफ पे ख़तरा है तो भी एबॉर्शन नहीं होता था, मतलब मदर अगर मर रही है तो मरने दो, ठीक है, ये कंडीशन थी। तो अब इसके कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आया इस चीज़ के, क्योंकि बात सही भी है। देखो, यू कैन सेव द मदर, ठीक है, मानता हूँ अगर आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं उसको मार देते हो तो गलत है वो, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है। अगर ऐसा बन जा रहा है कि उसके आने से अगर कंटिन्यू किया जाए तो मदर का भी डेथ हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहता ही और शी, किसी की बेटी होती है, किसी की वाइफ होती है, बच्चा तो फिर से हो जाएगा, तो उस केस में वो गलत नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, इंडिया की एक लड़की थी, ये कहानी 7-8 साल या 10 साल लगभग हो गया होगा, रियल स्टोरी है, आयरलैंड की है। सी यूज़ टू बी इन आयरलैंड, आयरलैंड की निवासी थी, इंडिया की है वो लड़की, अब नहीं है, मतलब उस समय थी, लेकिन वो सिटीजन थी आयरलैंड की। उसके मम्मी पापा इंडिया के ही थे, वो इंडिया से जाके आयरलैंड में बस गई थी। सी वॉज ऑल्सो ए डॉक्टर। अब सबसे बड़ी चीज़ देखो, वो प्रेग्नेंट थी एंड समहाउ उसकी प्रेगनेंसी ऐसी हो गई कि बच्चा को या तो ज़िंदा रखा जा सकता है या उस लड़की को, लेकिन आयरलैंड का रूल कहता है जिसको मरना है मर जाए, एबॉर्शन वहाँ का डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्रिश्चियन कंट्री है। अब भले ही आप वहाँ पर रहते हो, लेकिन रूल तो वहीं का मानोगे। उस कंट्री में एबॉर्शन वाज इलीगल। रिज़ल्ट ये हुआ कि उस लड़की का डेथ हो गया। बच्चा तो जाएगा ही, जब मदर का ही डेथ हो गया तो बच्चा थोड़ी सर्वाइव कर। अब उसके कारण पूरे देश में बहुत बवाल हुआ, क्योंकि पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद पूरी जनता रोड पे आ गई। अंत में सरकार को रूल बदलना पड़ा और एबॉर्शन को लीगल कर दिया गया। ये बोला गया कि अगर मदर की लाइफ पे थ्रेट आ जाता है तो एबॉर्शन को किया जा सकता है टू सेव द मदर। तो इन सच केसेस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ MTP, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। इंडिया में 1971 में आप पढ़ सकते हो, इसको लीगलाइज्ड किया गया था, ठीक है। तो इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है, लेकिन बार बार एक ही फीमेल के ऊपर ये चीज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बार बार अगर ये चीज़ हो रहा है तो उससे मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम होगा और कुछ टाइम बाद वो प्रेगनेंसी के लायक भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो MTP रिस्की भी होता है, उससे बॉडी ख़राब होता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। ये टर्म आपको याद रखना है, MTP, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी।
ठीक है। एंड आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ डिसाइडेड इन केस ऑफ ह्यूमंस। किसके थ्रू होता है, मेल के थ्रू या फीमेल के थ्रू? दैट इज़ ऑलवेज थ्रू मेल। स्पर्म डिसाइड्स किस टाइप का, मतलब व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, दो अलग क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई होता है, लेकिन फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स होता है। तो अगर एक्स और एक्स का मीट हुआ, एक्स स्पर्म एक्स ओवम से मीट किया तो गर्ल चाइल्ड होगी। अगर वाई स्पर्म मीट किया एक्स ओवम से, ओवम तो हमेशा एक्स ही होती है, तो उस समय बॉय प्रोड्यूस होगा। तो सेक्स इन ह्यूमन ऑफ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय मेल। स्पर्म डिसाइड करता है कि व्हाट वुड बी द सेक्स ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। ठीक है। नाउ आई विल क्लोज दिस एंड नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, अब हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है डिजीज़ के बारे में, और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अगर कोई आदमी नेचुरली कंसीव नहीं कर सकता, मतलब नेचुरली बहुत सारे लोगों का होता है ना कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो उस केसेस में क्या क्या मेडिकली सुविधाएं मौजूद हैं आज के डेट में जिससे कि प्रेगनेंसी किया जा सकता है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो दो चीज़ें और बच रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड ऑल द मेथड्स जिसे हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिससे कि ऐसा कपल जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है उन्हें भी बच्चा प्रोड्यूस करने में हेल्प करवाया जा सके, उन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट मी क्लोज दिस। ओके, थैंक यू।